तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बिल्कुल मस्त हो गए। और आज की ये वीडियो आप सभी ने देखा होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है कि ऊष्मागतिकी के ये नियम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हो हर साल कोई ना कोई नियम जरूर आता है, तो आप भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर ऊष्मागतिकी के प्रथम लाए, कोई कह रहा है द्वितीय लाए। हमने कहा चलिए पूरा नियम का ही इस एक ही वीडियो में पोस्टमार्टम कर देते, ताकि एग्जाम में कुछ भी नियम आ जाए ना, चुटकियों में हर एक नियम लिख कराने वाले हो, क्योंकि वो भी ट्रिक से। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, मात्र 10 से 12 मिनट, क्योंकि पूरा जरूर दिखेगा। अगर आप 5 नंबर जो नियम से बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, वो क्लियर करने चाहते हो, और वीडियो अगर पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करेगा। और अगर चैनल पे आप सभी बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। अपने आज का ये प्यारा सा एवं बेहतरीन वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। एक बात आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ बच्चों का, और मैं कॉपी चेक कर रहा था एक बच्चे का, ठीक है, और मैंने देखा कि यार ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम पूछा था, और उस बच्चे ने प्रथम नियम लिखा था। कितना बड़ा लोचा हो गया, पूछा शून्यांक लेकिन लिख दिया प्रथम नियम। यही कंफ्यूजन रहता है। ऊष्मागतिकी टोटल शून्यांक, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 4 नियम है, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा किसमें लिखना है। इसलिए हम आपको सोचे कि इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बता दें जिससे आप एग्जाम तक हर एक नियम आपको दिमाग पर बैठ जाए पूरी तरीके से। वो ट्रिक इस प्रकार है स्टूडेंट, जो नियम है वो किसका है, आपका नियम है। तो नियम हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी का, तो नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा की गति। ऊष्मा की गति का मतलब आपको क्या समझ में आया, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, आप ऊष्मा का प्रभाव आपको समझना है। ऊष्मा का प्रभाव कहां से कहां तक होता है। अगर मैं कहूं स्टूडेंट, 2 बॉडी रखी हुई है मैंने, ठीक है, 2 बॉडी हमने रखी हुई है। एक का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, और एक का टेम्परेचर मान लो ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। अब ऊष्मा का प्रभाव कहां से कहां तक होगा, आप ये पहले बता दो, नियम अपने आप याद हो जाएगा आपको। सर इसके पास देखो ताप इसका ज्यादा है, इसका तापमान कम है, इसका तापमान कम है, और इसका तापमान ज्यादा है, इसके पास क्या होगी, ज्यादा ऊष्मा होगी। यानी कि ऊष्मा का प्रभाव कहां से कहां तक होगा, इससे पेरिस्टो ऊष्मा निकलकर इसके पास जाएगी। ऊष्मा का प्रभाव कहां से कहां तक होता है, आपको समझ में आ गया, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो हमेशा शून्यांक नियम यही बताता है स्टूडेंट, सबसे पहले कि ऊष्मा का प्रभाव कहां से कहां तक होता है और कब तक होता है। तो शून्यांक नियम आप क्या लिख कर आओगे, ऊष्मा का प्रभाव के बारे में जो बताता है कि 2 अलग अलग ताप की अगर वस्तुएं पर जो रखी हुई हैं, 2 अलग अलग ताप की वस्तुएं रखी हुई हैं, ठीक है, तो ताप या फिर ऊष्मा, ताप बोले या फिर ऊष्मा का बोले, बात एक ही है। ताप या फिर ऊष्मा का प्रभाव कहां से कहां तक होगा, सदैव आपका उच्च ताप से, जिसका जो तापमान है वह ज्यादा है, वहां से निम्न ताप की ओर होता है। और ये कब तक होगा भाई, हमेशा तो चलेगा नहीं जिंदगी भर, ये तब तक चलेगा जब तक इन दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। जब ये दोनों का बराबर हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि उस प्रभाव होगा ही नहीं, ठीक है। तो शून्यांक नियम आप यही लिख कर आइएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आप कभी नहीं भूलने वाले हो। तो उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नियम है। इससे रिलेटेड कई प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछा गया है। हम आपको बताया क्या पूछा गया है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, इसके दोस्त लिखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, इसका व्याख्या कीजिए पूरा, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो केवल आप नियम लिखोगे ना तो 2 ही नंबर मिलेगा, आपको पूरा व्याख्या करना होता है। इसलिए इस प्रथम नियम का दोस्तों टाइम लेंगे 2 से 3 मिनट, लेकिन पोस्टमार्टम करके जाएंगे पूरा। तो सबसे पहले तो देखा कि यार ऊष्मागतिकी यानी ऊष्मा का प्रभाव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जब तक होगा तब तक ताप बराबर ना हो जाए। और यहां से आप क्या समझते हो एक चीज और, कि ऊष्मा का खर्च होना, ऊष्मा का खर्च हो रहा है भाई, ऊष्मा का खर्च हो रहा है, ऊष्मा प्रभाव हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। खर्चा का मतलब क्या होता है, खर्चा का मतलब जैसे ही हमारे माइंड में खर्चा का वर्ड आता है स्टूडेंट, तो मम्मी पीछे से आवाज लगाती है, बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लिमिट में खर्चे करो पैसे। आवाज आती कि नहीं, जब भी खर्चे की बात आती है तो मम्मी तुरंत बोलती है कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट लॉ निकल कर आता है कि यार जिस तरह पैसा पेड़ पे नहीं उगता, उसी तरह ऊष्मा भी भाई साहब बन नहीं सकती। ऊष्मा को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको बना हम नहीं सकते। आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि सर ने बोला ऊष्मा का खर्चा यानी कि पैसे का खर्चा, मम्मी की आवाज है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना फिर हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं। इसे तो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये हम आपको क्यों बता रहे, ताकि एग्जाम तक आपके माइंड में स्टूडेंट फिट रहे ये नियम। बस जरा सा सोचते ही पढ़ते ही आपके माइंड में ये पूरा नियम आ जाए। और ये सब तो हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम में पढ़ा था, और सेम टू सेम पर वही छाप देना है।
यानी कि प्रथम नियम कुछ और नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आपका आधारित है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। अब बात आई कि इसकी पूरी तरीके से व्याख्या करनी होगी, तो हम कैसे इसका व्याख्या करेंगे, गणितीय व्याख्या बोलो बात एक ही है। ठीक है, तो आइए इसका व्याख्या करते हैं। इसका समीकरण वगैरह लिखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको व्याख्या करना है, 2 नंबर में आएगा तो आपको केवल नियम लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि मान लो हमारा एक पिंड है। ठीक है, ये एक पिंड है, इसकी आंतरिक ऊर्जा मान लेंगे U1 है, इसके पास अंदर कुछ ऊर्जा होगी किसी पिंड के पास, किसी निकाय के पास। ठीक है, तो वही हमने माना इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है, U1 है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको Q उष्मा दी। ठीक है, Q उष्मा दी तो इस निकाय ने थोड़ा सा कार्य कर लिया। क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इस तरह आपको लिखना है एग्जाम में कि एक निकाय हमने लिया जिसकी आंतरिक ऊर्जा U1 थी, इसको हमने Q उष्मा दिया, तब इस निकाय ने थोड़ा सा कार्य किया। ठीक है, हम आपको डायग्राम के माध्यम से क्यों बताएं, ताकि डायग्राम के माध्यम से बच्चों को हर एक चीज लंबे समय तक याद रहती है। वही हम लिख कर आपको दिखाएं तो भाई साहब आप कहोगे सर ये लिख दिया, आप हमको रटना पड़ेगा, लेकिन डायग्राम बना देंगे ना तो आपको रहेगा कि हाँ इस तरह एक निकाय था, उसका उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा U1 थी, इसको सर ने Q आवेश दिया और इस निकाय ने W कार्य किया, फिर उसके बाद इस निकाय के पास जो ऊर्जा हुई, फिर उसके बाद इसकी आंतरिक ऊर्जा U2 हो गई। ठीक है, ये क्या थी, पहले जो उसकी आंतरिक ऊर्जा थी, फिर इसको हमने उष्मा दिया, इसने कुछ कार्य किया तो इसकी U2 आंतरिक ऊर्जा हो गई। देखोगे कि सर जो U2 है वो कैसे आया, ये U1 से U2 कैसे हो गया, जब आपने U1 में क्या किया, थोड़ा सा उष्मा डाल दिया, थोड़ा सा कार्य डाल दिया तो ये U2 बन गया। यानी कि U2 को आप क्या लिखोगे, U1 प्लस में Q प्लस में W आप लिख कर आओगे पैस्टेन। ठीक है, यहाँ पर गणितीय वाला काम करना है, U1 को यहाँ पर लेकर आना है, यानी कि U2 माइनस का U1 लिखोगे बराबर का Q प्लस का कार्य। ठीक है, फिर एक स्टेप बस और करना है, U1 माइनस U2 को आप क्या लिख देना, डेल्टा U लिख देना। U2 माइनस U1 क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, वही आपको लिख देना है, ये बराबर Q प्लस का W आपको लिख कर आना है। और यही प्रश्न क्या है, गणितीय व्याख्या है पूरा इस नियम का। ठीक है, और ये सब चीजें आपको डायग्राम भी बनानी है और साथ ही साथ लिखना भी है एग्जाम में। आइए प्रथम नियम में जो आपका लास्ट है, जिसमें आपको दोष एवं सीमा एग्जामिनर पूछता है कभी कभी। ठीक है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन हमने कहा कि 10% आता है, चांसेस है 10% आने के, तो कवर कर देते हैं। इसका दोष यह है कि उष्मा या फिर ऊर्जा का प्रभाव की जो दिशा होती है वह प्रदर्शित नहीं करता है ये नियम। ठीक है, तो यही इसका दोष है। फिर आप प्रथम नियम का पूरा डिटेल में हमने समझा दिया, द्वितीय एवं तृतीय नियम को आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो अगर वीडियो सच में पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर किसी एक स्टूडेंट को आप जरूर से जरूर शेयर करिएगा, पूरा फैला दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, हम नहीं करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब आप पर निर्भर करता है कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो आप कर सकते हो, लेकिन वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट को फायदा पहुंचे। बस हमारा यही मोटिव है, बाकी आपकी इच्छा। उसके बाद द्वितीय एवं तृतीय नियम बस 1 मिनट का खेल है कि द्वितीय नियम बस ये कहता है 2 लाइन में कि उष्मा ऊर्जा को, उष्मा बोलो या फिर उष्मी ऊर्जा को हम पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना असंभव है, ये द्वितीय नियम कहता है। और ये बिल्कुल सही बात है। आपने देखा है कि यार हम कोई ऊर्जा मिलती है तो क्या उसको पूर्ण रूप से हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि उस ऊर्जा का पूरा काम कर लिया, उस ऊर्जा का काम में उपयोग ले लिया, यही होता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, और इस नियम का एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है आपका मानव शरीर। जी हाँ, मानव शरीर द्वितीय नियम के अनुसार ही कार्य करता है। यह इसको जितना भी ऊर्जा मिलता है वह पूरा यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदल पाता है, थोड़ा सा ही बदलता है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स, आपने भोजन किया, डिटेल में इसको समझते हैं। आपने भोजन किया, आपको 100 जूल क्या मिली, ऊर्जा मिली, 100 जूल आपको एनर्जी मिली। क्या 100 जूल का जितना भी एनर्जी आपको मिला, क्या उसने उस पूरे एनर्जी का आपने काम किया, उस पूरे एनर्जी को क्या आपने यांत्रिक ऊर्जा में बदला, नहीं बदला। 100 जूल आपको एनर्जी मिला तो इसमें आपने 90 जूल ही क्या किया, उपयोग लिया कार्य में। बाकी का जो आपका 10 जूल है ना, बाकी का 10 जूल आपका मान लो बाहर पसीने के रूप में निकल जाता है, पसीना निकलता है ना, तो वो भी ऊर्जा का रूप ही होता है। तो वो कहाँ से आता है, यही थोड़े बहुत जो एनर्जी मिली उसी से आपका थोड़ा सा एनर्जी निकलता है, पर उससे पसीने के रूप में, थोड़ा सा पैरोस्टेन श्वसन के रूप में, और बचा कुचाई जो आपका है 90 जूल, उसी को आपने कार्य में लिया, यांत्रिक ऊर्जा में बदला। तो मानव शरीर एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह आपका रेलगाड़ी का इंजन भी कार्य करता है। जितना भी तेल हम देते हैं इंजन में, क्या पूरा का पूरा ये रेलगाड़ी में लग जाता है चलाने में तेल, नहीं, थोड़ा बहुत धुएं के रूप में भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही ये द्वितीय नियम कहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2-3 नियम। उसके बाद तृतीय नियम पे बढ़ते हैं। यह नियम क्या कहता है कि परम शून्य ताप पर सभी पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोसों की जो एंट्रोपी होती है वह शून्य होती है। आप काफी बच्चों को एंट्रोपी नहीं पता होगा, ठीक है, तो एंट्रोपी पे हम एक डिटेल वीडियो ला देंगे, पहले एंट्रोपी अच्छे से समझा देंगे। ये पूछा जाता है कभी कभी 1-2 नंबर में, एंट्रोपी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए पहले एंट्रोपी को थोड़ा बहुत एक झटके में शॉर्ट में देख लेते हैं। एंट्रोपी क्या होती है? पर्सन अणुओं की अव्यवस्था या फिर परमाणुओं की अव्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। नाम देखिए, अव्यवस्था, यानी कि जितना ज्यादा कोई चीज अव्यवस्थित होगा ना उसकी एंट्रोपी बोले तो एस वो उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एक गैस की बात करें, इसमें अणु इस तरह फैले होते हैं, किसी का पता ही नहीं होता है कौन कहां पर है। तो अव्यवस्था है ना, अणुओं में क्या है? अव्यवस्था है, व्यवस्थित नहीं है, तो इसकी एंट्रोपी गैसों की ज्यादा होती है। लेकिन ठोसों की बात करें तो इसमें अणु क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, एक के बाद एक अणु लगा होता है, इसलिए स्टूडेंट्स इसकी एंट्रोपी थोड़ा सा कम होती है गैस से, ठीक है। तो ये एंट्रोपी का रियल मतलब होता है। और ये नियम यही कहता है कि जब भी आप क्रिस्टलीय ठोस लोगे ना, उसका तापमान परम शून्य के पास ले जाओगे, उसका तापमान परम शून्य कर दोगे, यानी कि परम शून्य का मतलब होता है 0 केल्विन, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं परम शून्य मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस। भाई 0 डिग्री सेल्सियस आपका 273 केल्विन के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर परम शून्य का मतलब है कि यार केल्विन भी नहीं, इसको भी 0 कर दो, ठीक है। सेल्सियस को 0 मत करो, केल्विन को ही 0 कर दो, तो वो आपका परम शून्य ताप कहलाता है। और इस ताप पर क्रिस्टलीय ठोसों की जो एंट्रोपी का मान होता है वह शून्य होता है, यही आपका तृतीय नियम कहता है। तो ये 2 लाइन याद रखना। बाकी प्रथम नियम को डिटेल में ऊष्मागतिकी के सभी नियम थोड़ा सा हमने 10-5 मिनट अधिक लिया, लेकिन पूरा आपको समझा दिया ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले सभी नियम को एक बार जरूर दोबारा देख लीजिएगा। प्रथम नियम को तो पूरा पी जाइएगा स्टूडेंट, प्रथम नियम को तो एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है आपको, क्योंकि वही ज्यादा पूछा जाता है। और बाकी वीडियो पसंद आई तो आप अपने मन से, दिल से, अगर आपको पसंद आया तो लाइक अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जस्ट कर लीजिए। और ऑनलाइन जमाने में टीचर स्टूडेंट के कनेक्शन के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, ताकि हमारा आपसे कनेक्शन हो जाए। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियोस आपको इस चैनल पर क्लास 11 या फिर 12 हमेशा मिलती रहे, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। हम आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ते हैं, तो कमेंट में जरूर आप बता सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो वो भी कह सकते हैं। तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।